नाज़रीन, 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ और उसके बाद उन केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि वो 15 जनवरी से इस वबा पर काबू पाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और आज उनकी प्लानिंग का ये नतीजा निकला है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस की तादाद एक दिन में पाकिस्तान से रिपोर्ट हुई है, जो 4800 है। और याद रहे कि पाकिस्तान में टेस्टिंग की इस्तेदाद-ए-कार बकिया ममालिक से बहुत कम है। हुकूमत ने लॉकडाउन किया, हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन किया, हुकूमत ने SOPs मुतारिफ करवाए, हुकूमत ने जो जो काम किया उसका कोई भी मतलूबा रिजल्ट नहीं निकला, बल्कि यह वबा अब इतनी तेजी से फैल रही है कि आए दिन पार्लियामेंटेरियंस भी इसका शिकार होकर मौत की बाती में जा रहे हैं। और खास तौर पर लाहौर इस वबा का एपी सेंटर बन चुका है। लाहौर में कंफर्म पेशेंट की तादाद जो है वो 15,000 से तजावुज कर चुकी है। और एक पंजाब गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके मुताबिक लाहौर की 6 से 7 लाख की आबादी इस वबा से मुतासर हो सकती है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरम दानिश अफजाल साहब, डिप्टी कमिश्नर है लाहौर के। दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं और यकीनन यह आपके करियर का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप क्या समझते हैं कि लाहौर के अंदर इतनी तेजी से ये जो वबा फैली है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें लाहौर जो है उसमें एक तो आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है और पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और हेडक्वार्टर भी है। और यहाँ पे एक्टिविटी जो बिजनेस एक्टिविटी है और उसके अलावा बाकी हर तरह की एक्टिविटी जो है वो बाकी शहरों से बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही हमने सिचुएशन को ईज आउट किया है और ख़ास तौर पे ईद से पहले और ईद के बाद, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी तेज़ी आई है केस की रिपोर्टिंग में और थोड़ी सी टेस्टिंग भी क्योंकि हमने ज़्यादा की है तो केसेस रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं और पॉजिटिव भी ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा दानिश साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जैसे ही आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया तब से इन केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। तो जब इन रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया जा रहा था, ताजिर बरादरी भी हुकूमत से मुलाकात कर रही थी, आप लोगों से भी अपील कर रही थी, आप लोगों ने मखसूस SOPs तय किए थे कि इन SOPs के तहत आप लोगों को बिजनेस करना होगा। उन SOPs का ना अवाम ने ख्याल रखा ना ताजिरों ने ख्याल रखा, उन दोनों की गलती। लेकिन उन SOPs को एक्सरसाइज करवाने की जो अथॉरिटी है वो तो आप लोगों के पास थी ना दानिश साहब? देखिए, उसमें जो भी SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है इसमें देखिए 3 पार्टीज हैं। एक वो हैं जिन्होंने SOPs को ऑब्जर्व करना है, वो हमारी मासेस हैं, वो हमारी आवाम है, जो जिनके बारे में जिनको अवेयरनेस दी गई। और इससे बड़ी अवेयरनेस क्या हो सकती है कि मीडिया के थ्रू तकरीबन 1.5 महीने के लिए पूरे के पूरे शहर लॉकडाउन रहे और ये उस अवेयरनेस उस प्रिपेयर्डनेस के लिए ही था ताकि हम इसके लिए तैयार रहें, लोगों को सेंसिटाइज करें और लोगों को ये बताएं, बावर करवाएं कि एक ये मूजी मर्ज है और कि एक वबा है। सेकंड इसमें पार्टी आ जाती है कि वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी जिसका रोजगार सफर कर रहा था और इसकी यकीन दहानी पे कि हम SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। और तीसरी जिम्मेदारी आ जाती है गवर्नमेंट की। देखिए, उसमें हम पूरे के पूरे शहर को, पूरी की पूरी मार्केट्स को बिल्कुल सील नहीं करना चाहते, ना ही हम चाहते हैं कि उससे लोगों का रोजगार इफेक्ट हो। लेकिन हम एक मार्केट में अगर रोजाना की बुनियाद पे 40,000 बंदा या 30,000 बंदा जाता है तो उनको पकड़ के हम जेल में भी तो नहीं डाल सकते। तो ये एक अवेयरनेस, ये अंडरस्टैंडिंग, ये आवाम को समझना होगा कि जरूरत के तहत ही वो मार्केट में जाएं और जितने लोग जरूरी हैं वही जाएं। यही बार बार मीडिया भी बता रहा था, यही बार बार हम भी रिक्वेस्ट। नहीं दानिश साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक मार्केट में अगर 30 से 40 हजार लोग जाते हैं तो आप उन लोगों को पकड़ में कर जेल में भी नहीं डाल सकते क्योंकि वहां पर उन्हें मजीद वायरस का खतरा होगा, एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे। आपने ये भी सही कहा कि हुकूमत की जानिब से लोगों को तालीम दी गई, मैसेज दिया गया, हर रिंग टोन के ऊपर यह मैसेज दिया जाता है। लेकिन दानिश साहब, आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जो मैसेज का काम होता है वो तो फिल्म स्टार भी कर सकते हैं, वो तो खिलाड़ी भी कर सकते हैं, वो तो फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी कर सकते हैं। हुकूमत का काम होता है कि जो कवानीन बनाए उन कवानीन पर अमल दरामद करवाए। मिसाल के तौर पर रमजान से पहले अलवी साहब से मिलकर, सदर मुमलिकत अलवी साहब से मिलकर उलमाए कराम ने SOP तय किया था कि 6 फीट का फासला होगा, कालीन उठा दिए जाएंगे। लाहौर की इतनी मसाजिद मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखी हैं जहां पर इन SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। सर, अगर आप लोगों ने भी अपील करनी है तो फिर जो कानून की अथॉरिटी है वो कहां पर गई?
देखिए, उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले मरहले में यही था, अवेयरनेस थी, उसके बाद लोगों से रिक्वेस्ट थी, उसके बाद हमारी ताजर तंजीमों के साथ रिक्वेस्ट थी कि आप अपना रोल अदा करें। लेकिन अब वो स्टेज आ गई है कि आज हमने आखिरी मीटिंग यहाँ पे हमारी लाहौर की इतनी बड़ी ताजर तंजीमें हैं, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज की सदारत में उनके साथ मीटिंग हुई और उनको ये आखिरी बार बताया गया कि, और साथ साथ हमने ये एक्शन स्टार्ट भी कर दिया है कि बिल्कुल 1 या 2 या 3 दुकानें नहीं, अगर उस मार्केट कमेटी में उस मार्केट की जो इंतजामिया है और इनकी जो तंजीम है, अगर वो इस पे अमल दरामद नहीं कराएगी तो फिर हम उस पूरी मार्केट को ही सील करेंगे, सिर्फ उस 2 या 4 दुकानों को नहीं सील करेंगे। अच्छा दानिश साहब, आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं? जी जी। अच्छा, शायद आपकी नज़र से एक वीडियो गुजरी हो, मैं बीइंग एक पाकिस्तानी आपकी ओपिनियन लेना चाहता हूं, शायद आप उस पर कमेंट करें, बेशक आप उस पर कमेंट मत कीजिएगा। फैसलाबाद के अंदर आज ज़िले इंतजामिया के अहलकारों ने पुलिस की मौजूदगी में एक चिंची ड्राइवर को थप्पड़ मारे कि उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। उसके अलावा मोटरसाइकिल सवारों को रोककर उनकी टायरों से हवा निकाली गई और लोगों को स्कूल की तरह दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया। आपको लगता है कि इससे लोगों के अंदर नफरत नहीं जाएगी? नहीं, देखिए, बिल्कुल हमने तो लाहौर में जो किया है उसमें फिर हमने इनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो कारोबार हजरात जो हैं नुमाइंदा बन के हमारे पास आती थी कि आप कारोबार खोलें, लोग इफेक्ट हो रहे हैं, हमने बिल्कुल जो हाईएस्ट लेवल पे मिनिस्टर इंडस्ट्रीज की सदारत में उनको दोबारा ये पावर करवाया है कि आप उस वादे को पूरा नहीं कर रहे। अगर वो वादा पूरा नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत मजबूर होगी इंतहाई कदम उठाने के लिए। और कल से आप इसको देखेंगे, हम बिल्कुल इस अंदाज में तो नहीं जिसमें आपने बताया है, लेकिन जिस तरह से कानून बनाया गया है और उसके मुताबिक एक बिल्कुल कोविड का एक ऑर्डिनेंस है इन्फेक्शियस डिजीज वाला, उसमें तमाम सजाएं, तमाम चीजें प्रोवाइड की गई। दानिश साहब, हमें इस बात का भी अंदाजा है कि आप बीइंग डिप्टी कमिश्नर खुद से पॉलिसीज नहीं बनाते, गवर्नमेंट आप लोगों को जो पॉलिसी देती है, जो गाइडलाइंस देती है, आप उन गाइडलाइंस की रोशनी पर अमल दरामद करवाते। लेकिन जिन दिनों जब लॉकडाउन था तो हमने देखा कि अगर शाम 5 बजे दुकानें बंद होनी है तो जिस दुकान से मैं सिगरेट लेता हूं वो दुकान बाद में भी खुली होती थी, शटर गिराकर, और वो पुलिस वालों को पैसे देते थे। ऐसी शिकायत आपकी नजर से गुजरी दानिश साहब? जी बिल्कुल होता है जी। आप देखें, कानून की वायलेशन जहाँ पे होती है तो उसमें हमारे जो अदारे हैं उनमें भी कोई ना कोई अहलकार उसका नाजायज फायदा लाजमी उठाते हैं। वो शिकायत हमारे पास आती रही है और उस पर भी एक्शन होता रहा है। लेकिन ये जो आखिरी बात है, आज सारा दिन मीडिया भी उसको पोर्ट्रे करता रहा है, तो हम अगेन यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारी पब्लिक से कि वो भी देख सोच के ही जाए मार्केट में। और दूसरा ये है कि हमने मार्केट तंजीमों से और कारोबारी हजरात से भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप भी हमारे साथ आएं। और तीसरी ये चीज़ है कि अब हम गवर्नमेंट के तौर पे बिल्कुल इसको देखेंगे, टीम्स भी हमने बना दी हैं, CTO साहब के साथ मिलके हमने ज्वाइंट टीम डिफरेंट पॉइंट्स भी बना दी हैं जो ट्रैफिक को भी चेक करेंगे। और मास्क जरूरी है, जो मास्क नहीं पहुंचेगा उसको खरीदारी का भी कोई हक नहीं है और उसको बाहर निकलने। अच्छा दानिश साहब, लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत यह है कि अगर एक आम आदमी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इंतजामिया उनकी गली सील कर देती है, उनके बच्चों को बाकायदा अस्पताल ले जाती है। वो खासतौर पर मेयो हॉस्पिटल में जो 2 बच्चे गए थे जिनको वजीर आला ने बाकायदा वीडियो गेम्स भी भेजी थी, वो केस भी आपको याद होगा। लेकिन दूसरी जानिब जब एक बड़े आदमी को, एक हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले आदमी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो बड़े मजे से ऐलान करता है कि जनाब मैंने अपने आप को घर में क्वारंटीन कर लिया है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों दानिश साहब? नहीं जी, देखें, ये जो है पॉलिसी, ये भी पॉलिसी बल्कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको बाकायदा होम क्वारंटीन और होम आइसोलेशन पॉलिसी को बाकायदा नोटिफाई किया था और ये तमाम लोगों के लिए है। और उसके तहत जो लोग हमारे हॉस्पिटल्स में भी थे और वो एसिम्प्टोमेटिक थे और उनको डॉक्टर्स ने इसको सर्टिफाई किया कि उनको ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं है जिससे उनकी सेहत को खतरा ला हो सीवियर किस्म का, उनकी सर्टिफिकेट के बाद ये 10-12 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया होम क्वारंटीन का, उससे पहले भी जब लोगों को जबरदस्ती क्वारंटीन में मुंतकिल किया जा रहा था, तमाम जो पाकिस्तान की अशराफिया है वो अपने आप को ऐलान कर रही थी कि हमने आपको घर में क्वारंटाइन कर लिया है, और तब भी इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स पर दानिश साहब अमल हो रहा था। ये एक जनरल क्वेश्चन है। नहीं, उसमें देखें, जहाँ पे लाहौर की हद तक हमने बहुत ज्यादा सख्ती की थी, हमारे पास एक्सपो सेंटर में 700 तक लोग रहे हैं,
मेयो हॉस्पिटल में तकरीबन 400 से ज्यादा लोग थे जो वहाँ पे थे, और मोस्टली लोग ये सिम्टोमेटिक थे। लेकिन इस पॉलिसी के इशू होने के बाद हमने उनको ऑप्शन दी। जिन लोगों ने उस ऑप्शन को अवेल किया और उनको डॉक्टरों ने सर्टिफाई किया कि वो एसिम्टोमेटिक हैं, वो घर जा सकते हैं, तो उनको ही अलाउ किया गया था। और यहाँ तक नहीं बल्कि उसके बाद भी उनको हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो अपने घरों की हद तक ही महदूद रहें जब तक उनका 14 दिन। अच्छा दानिश अफजाल साहब, आप बीइंग डिप्टी कमिश्नर लाहौर, आपका इंटरेक्शन लाहौर के बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन आज लाहौर रंग पर लोग आपको सुन भी रहे हैं। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, खासतौर पर कोरोना की वबा के हवाले से? देखिए, पैगाम वही है जो आप भी दे रहे हैं, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, जो हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान की कह रही है कि ये अभी भी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि हमने खोल दिया है, लॉकडाउन भी खोल दिया है, बिजनेस खोल दिया है, तो हमें एहतियात के साथ ही जहाँ भी ट्रैवल करना है, कोई भी काम करना है, कारोबार करना है, क्योंकि ये आप तो शायद इम्यून हो जाए इससे, लेकिन आप जिसके पास अपने घर में आपके सबसे वल्नरेबल जो सेगमेंट है वो आपके बुजुर्ग हैं जो 50 या 60 से ऊपर हैं, जिनको कोई ना कोई और डिजीज है, और खास तौर पे बच्चे हैं। तो इसलिए आप सुपर स्प्रेडर का रोल बिल्कुल ना अदा करें, मास्क पहने और कम से कम इंटरेक्शन रखें और जितना जरूरी। अच्छा दानिश अफजाल साहब, आपकी नज़र से ऐसी शिकायत गुजरी हैं कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जाली सैनिटाइजर्स फरोख्त हो रहे हैं? जी बिल्कुल, उस पर हमने काफी ज्यादा एक्शन किया था, जाली सैनिटाइजर, और फिर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो पूरी लिस्ट जारी की थी कि जो जाली सैनिटाइजर थे, हमने बहुत ज्यादा कंसिडर किए थे और उस पर हमने अच्छे खासे जुर्माने किए थे। लेकिन उसके बावजूद अब तक हो रहे हैं दानिश साहब? हम बिल्कुल, आप इसको जैसे जैसे पॉइंट आउट होता है हम उसको बिल्कुल एक्ट करते हैं। अच्छा दानिश साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के अंदर ज़िले इंतज़ामिया ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि सऊदी पाक टावर को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, उससे मुल्क जितने सेक्टर्स हैं जहां जहां से कोरोना केसेस रिपोर्ट होते थे, उन इलाकों को वहां पर लोकली सील किया गया। इस तरह की प्रैक्टिस क्या लाहौर में भी की गई? जी बिल्कुल, लाहौर में हमारे पास एक टाइम पे 36 तक एरियाज थे जहाँ पे हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया था, और उसमें हमारा सबसे बड़ा लॉकडाउन जो था वो सबसे बड़ी आबादी जो थी वो रायगंज की थी, जिसको हमने सबसे पहले वहाँ पे जब किसी रिपोर्ट हुए थे वहाँ पे किया था, और तकरीबन 70,000 की आबादी थी, जिसको हमने तकरीबन 20 दिन के लिए लॉकडाउन तो उस पर जारी रखा। और उसके अलावा भी 36 से ज्यादा ऐसे एरियाज थे जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन तकरीबन 20 या 20 से ज्यादा रहा है। अच्छा दानिश साहब, आपके पास बहुत से कारोबारी लोग दरखास्तें लेकर भी आते होंगे, आपसे कहते होंगे कि हम लोग SOPs पर अमल दरामद करते हुए हम अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं। आप बीइंग ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आप क्या इस वबा के लिए जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, इस फील्ड के जो लोग हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट्स हैं, उनकी राय भी लेते हैं? जी, इसमें तो हम सिर्फ वही कारोबार है जो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। इसके अलावा कोई ऐसी पार्ट हमें डेलीगेट नहीं की गई जिसको हम अपने तौर पे किसी को एग्जेम्प्ट कर सकते। तो दानिश साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जबकि ये ऐलान भी कर दिया गया है कि लाहौर के पब्लिक पार्क्स भी खोल दिए जाएंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान में आज रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर पाकिस्तान के अंदर इस वबा का सबसे बड़ा मरकज है, ऐसे में अगर पब्लिक पार्क्स खोले जाते हैं और बच्चों के झूले बंद रहते हैं, पार्क्स एक बहुत बड़ी विसिनिटी होती है, वहां पर SOPs पर अमल दरामद कराना, उसको इंश्योर करना, वो कैसे करेंगे आप? मेरा ख्याल है इसमें अलग से नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसमें वो कंडीशन कर दी गई है, तो जहाँ तक मेरा इल्म है उसमें अभी तक वो झूले और वो जो प्ले एरिया है वो नहीं खोला जा रहा। जी हाँ, वो नहीं खोला जा रहा, उसके अलावा पार्क्स को खोला जा रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे पार्क्स ऐसे हैं दानिश साहब जहां पर एक्सरसाइज की जो मशीन्स लगी हुई हैं PHA की जानिब से, जो झूले हैं वो ओपन है, हर झूले के ऊपर हर गार्ड खड़ा करना मुमकिन नहीं है, एक बच्चा जिद करेगा, दूसरा बच्चा जिद करेगा, कैसे इंश्योर करेंगे? क्या आप लोगों की पॉलिसी है कि उन SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए? जी मेरे ख्याल में वहाँ पे क्योंकि एंट्री एग्जिट हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और जितने भी पार्क्स हैं तो वहाँ पे जो भी SOPs डिटेल SOPs आ जाते हैं तो उन हवाले से इंप्लीमेंटेशन करवाना कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। मैं आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं दानिश साहब। बस एक बात और पूछना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी मार्केट्स के बारे में ये कहा जा रहा है, खासतौर पर लाहौर और फैसलाबाद की पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, कि जहां पर SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा उन मार्केट्स को बंद किया जाएगा। ये बात आपने भी अपनी गुफ्तगू में की। कौन कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं लाहौर के जो आपके ख्याल में, आपकी नज़र में, आपके पास जो रिपोर्ट्स पहुंचती हैं, रेड जोन है?
देखिए हमारी रेड जोन अभी तो देखें ना, लाहौर में तो ऑलमोस्ट हर जो हमारी एरिया है वहाँ पे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डेथ्स रिपोर्ट हुई है बहुत ज्यादा। तो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, डेफिनेटली वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और उन मार्केट्स में ही ज्यादा प्रॉब्लम है जो हाईली डेंस एरियाज में हैं। तो हमारा फोकस वहीं भी होगा कि हम वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंश्योर कराएं, ताकि वहाँ पे ज्यादा भीड़ भी होती है और हजूम भी ज्यादा होता है। अच्छा दानिश साहब, ताजिर बरादरी ने यह भी कहा है कि जो जितने भी एसओपीज आप लोगों ने मुतारिफ करवाए थे, जिन्हें इंश्योर करना था, वो आप लोगों ने उनके मशवरे के बगैर बनाए थे, तो ये बर्डन जो है ये आप लोगों के ऊपर है। नहीं, हर जगह हमने देखिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो ये कोई ऐसा कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट था जो भी एसओपीज बनाए जाते हैं, और उसमें 3 या 4 तो मेन चीजें हैं। एक तो ये है कि जो भी दुकान पे बैठेगा, चाहे वो मुलाजिम है या मालिक है, वो अपना मास्क पहन के बैठे, और जो कस्टमर आए वो मास्क पहन के आए, बच्चे ना आए और बुजुर्ग ना आए। ये 4 मेन चीजें हैं जिनके बारे में रिक्वेस्ट की गई। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अफजाल साहब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इंतजामिया तो अपनी कोशिश करती है, लेकिन साथ में ये अवाम का और ताजिरों का भी फर्ज है कि जो एसओपीज गवर्नमेंट की जानिब से नाफिज किए गए हैं उन एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो कन्फर्म्ड केसेस हैं वो चीन से बढ़ चुके हैं। चीन की आबादी जो है वो 1 अरब से भी ज्यादा है, और वहां पर 83,000 केसेस रिपोर्ट हुए पीक में, और आज पाकिस्तान में केसेस की तादाद 86,000 तक पहुंच चुकी है। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। इम्कान यह है कि वो भी ना किया जाए। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब आप लोग पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को रोक रहे थे कि लॉकडाउन ना उठाया जाए, तब गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं सुनी। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अवैस, ये जो गलतियां होती है ना, एकेडमिक मिस्टेक और ये टेक्निकल मिस्टेक, ये बच्चे देती हैं, और ये साइंसी गलतियां ज्यादा बच्चे। आप भी साइंटिस्ट हो, मुझे बताएं आप ये मिस्टेक है या ब्लंडर है? ब्लंडर से भी बड़ा लफ्ज है, कोई ब्लंडर से भी बड़ा है। इस वक्त रशिया के बाद पाकिस्तान वो मुल्क बन गया है जिसके अंदर पेशेंट का इनपुट खतरनाक हद तक बढ़ गया है। और सूरत हाल ये है कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, फार्माकोलॉजी को आप भी समझते हैं। एक टीका है एक्टेमरा, टोक्साइलिजुमैब, वो अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर एक दवाई थी, वो इन्होंने 3 महीने से नंगा नाच चल रहा है कोरोना का। ये नहीं चाहिए था हुकूमत को, ये नहीं चाहिए था वफाकी, ये चीजें टीके परचेज कर। लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर के ऊपर पूरा बुक हो चुके हैं। इस वक्त वो हमारा हेल्थ सिस्टम चोक हो चुका है। मुझे याद है वैसे आपने मेरे साथ 3 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था, कोरोना पे आपका पहला प्रोग्राम था। मैंने उस वक्त कहा था कि इस वक्त एक सही डिसीजन कर लीजिए, 14 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लीजिए, ट्रांसमिशन रुक जाएगी। यहां हमने भूख से बंदे मरे नहीं है इधर, यहां मरे हैं बीमारी से। लोग जागल गए, तो आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी ऑर्डर करना था, वो नहीं किया आपने। जिस वक्त लॉकडाउन स्ट्रिक्ट करना था, आपने पता नहीं अजीबोगरीब तमाशे किए। उससे इस वक्त ट्रांसमिशन, मेरा जाती ख्याल है, ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज R0 के जरिए हम डिटरमिन करते हैं। इस वायरस की खतरनाक हद तक R0 हो चुकी है, और मुझे शक पड़ता है कि हमने पीक को टच कर लिया है। अब पीक कितनी लंबी जाएगी ये भी मुझे कुछ पता नहीं है। और आपको याद होगा डॉक्टर शाहिद मलिक साहब के जब 300 पेशेंट्स रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, तब वजीर आजम ने यह कहा था कि जो कर्व है वो फ्लैट हो गया है, और अब रोजाना के 5000 पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली। और आपको याद होगा वैसे कि हमने उस वक्त एक जिक्र किया था साइंटिफिक टर्म्स के अंदर, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक होता है डबलिंग टाइम, आप डबलिंग टाइम को खतरनाक हद तक कम करते जा रहे हैं। उस डबलिंग टाइम के साथ हुआ यह, अमवात का डबलिंग टाइम आपका कम हो गया है, आपका पेशेंट इनपुट का डबलिंग टाइम ज्यादा हो गया है। इन तमाम चीजों से हुआ क्या है, आपके सिस्टम के अंदर कैपेसिटी पहले नहीं थी, आपका सिस्टम अब चोक हो गया है। हमारा उस वक्त ऑब्जेक्टिव ये था कि साइंटिफिक डिसीजन कीजिए, एक इस स्प्रेड को आस्ता आस्ता आगे जाने दीजिए। इसी तरह ही हो रहा था शायद,
मगर उससे ये होता है कि सिस्टम चोक ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि बीइंग अ प्रोफेशनल हुकूमत ने जितने भी इकदामात उठाए कोरोना वायरस के हवाले से, वो पॉपुलर सेंटीमेंट को कैटर करने के लिए थे या इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए? दे वर टू कैटर द पॉपुलर सेंटीमेंट। कोई ये साइंटिफिक फैसले थे ही नहीं जो इन्होंने किए हैं। मैं आपसे 2 फैसले शेयर करता हूं। आपको याद होगा कि हमने 3 महीने पहले कहा था कि ये जो फील्ड अस्पताल और ये एक सो कॉल्ड आइसोलेशन आंसर नहीं है, हाउस आइसोलेशन कीजिए। और हाउस आइसोलेशन करनी पड़ी 9 महीने बाद। हमने कहा कि आपकी बरियल गाइडलाइंस गलत है, वो करनी पड़ी 2 महीने बाद। बात ये है कि आप अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी अब शेयर करने लगे हैं और अल्टरनेटिव मेडिसिन को दुनिया का कोई भी जो प्रोफेशनल है वो भी नहीं झुटलाता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो सना मक्की की जड़ी बूटी है, हमने उसकी चाय पी, हमारा पहले कोरोना टेस्ट पॉजिटिव था, वो हमने चाय घर में ही रहकर 10 दिन इस्तेमाल की, हमारा टेस्ट नेगेटिव हो गया। क्या वो वाकई नेगेटिव उस सना मक्की की वजह से हुआ या उसने वैसे ही हो जाना था नेगेटिव? बिल्कुल, देखें आपको मैं बताऊं, आप भी फार्मेसी के एक स्टूडेंट हो, आप भी साइंटिस्ट हो। बात यह है कि इनकी वैल्यू अपनी जगह, होम्योपैथिक सिस्टम और तिब का सिस्टम अपनी जगह, मगर इस वायरस का जो कोरोना विरिडी फैमिली का वायरस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है। और आपका 65% यूथ वर्ल्ड है, उसके अंदर वायरस हुआ भी, एक नॉर्मल फ्लू हुआ तो वो रिकवर कर गया। इसने अपना एक एज पूरी करनी है। और ये उसके अंदर ये तो हो सकता है कि आप हर्ब यूज करें, सना मक्की ले, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा बूस्ट हो सकता है। ये तो डॉक्टर साहब वही बात होगी ना कि वो गला खराब हो तो कहा जाता था कि अगर आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो 5 डेज में ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली, आपने ये जो एक लतीफा बताया ये बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जब हमारा हेल्थ सिस्टम चोक हो चुका है, सरकारी अस्पतालों पर लोग एतबार करने को डॉक्टर साहब तैयार नहीं है, बहुत सारे लोग सरकारी अस्पतालों के अंदर से मोबाइल पर वीडियोस बना बनाकर बाहर भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि ये जानवरों की तरह हमें एक सूखा हुआ केला, एक सेब और ये शॉपर में चाय दी जाती है और हमारे ऊपर अदालत को यह बताया जाता है कि फी पेशेंट 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जी वैसे साहब देखें, यहां से मैं आपके थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ होगा आपके साथ। वो इस तरह के ये 206 मुल्कों के अंदर बीमारी आई है और वहां पे हर उस मुल्क के अंदर जहां पे हेल्थ सरकारी सेक्टर के अंदर थी, वहां पर इसका कॉम्बैटिंग फोर्सेस इसको बचत हो गई है। जहां पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर है वहां पर टोटल गरीब आदमी लुट गया है। इस वक्त प्राइवेट अस्पताल के अंदर आपको पता है 1.5 लाख रुपया रोज ले रहे हैं मरीजों से। मेरे पास 20 शिकायतें आई है। इस वक्त जितना किसी हुकूमत की ये तरजीह हेल्थ कभी जिंदगी में रही नहीं। पिछली हुकूमत थी, उसने बर्बादी की, और उसके बाद इस हुकूमत ने जहां बर्बादी उन्होंने छोड़ी वहां से इन्होंने शुरू कर दी। मसला ये है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर को स्टेगुलेट करेंगे, आप सेहत को मजबूत करते जाएंगे तो सेहत मौके के ऊपर कभी पैसे नहीं लगाएगा। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर पैसे लूट खसूट कर रहा है। और इस वक्त मैं आपसे उस पहले भी कहता हूं, आप भी कहता हूं कि हेल्थ इज नॉट ए ट्रेड, दिस इज अ लायबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे जैसे मुल्कों के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा पोजीशन है। अब देखें, जब ये कोरोना है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि जहां पर ज्यादा हाईली प्राइवेटाइज्ड है हेल्थ अमेरिका के अंदर, वहां पर इस वक्त अमवात जो हैं 1,05,000 से तजावुज कर चुकी हैं। और उसी अमेरिका का उसी रीजन में हमसाया है कनाडा, जहां पर हलाकतों की तादाद बहुत ज्यादा कम है क्योंकि वहां पर जो पब्लिक हेल्थ है वो स्टेट लेवल पर रेगुलेटेड है। एग्जैक्टली। और ये आपका अभी आप स्टैटिस्टिक इकट्ठे कर लीजिए। यहां पर हुआ क्या है, जब पीपी देने की बारी आई तो उस वक्त मुखैर हजरात ने पैसे इकट्ठे करके पीपी दिए जो डिफेक्टिव स्टेट के पास थे ही नहीं। अब हुआ क्या कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इन कंपनीज को शर्म नहीं आनी चाहिए थी कि ये सप्लाई करती। लाखों का बिजनेस किया इन्होंने।
अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर्स के पास सरकारी अस्पतालों में इक्विपमेंट नहीं है, प्रोफेशनल गियर मौजूद नहीं है। सिंध के डॉक्टर्स ने 11 जून से बाकायदा हड़ताल की धमकी भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि 8 जून से हम टोकन स्ट्राइक पर जाएंगे। हमारे डॉक्टर्स के पास प्रोफेशनल गियर नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की जानिब से प्रोफेशनल गियर अमेरिका को तोहफे में दे रहे हैं, क्यों? अब देखें, ये तो इसी तरह है ना कि जिस वक्त हमारे मुल्क में आटे की किल्लत थी तो अब आटा एक्सपोर्ट कर रहे थे। चीनी की किल्लत थी तो चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, ये हम वो कौम है जो हमारे स्टेट लेवल के पॉलिसी मेकर जो है ना हैवक कर रहे हैं इस कौम के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने हुकूमत पर तनकीद कर ली। हुकूमत पर हर कोई तनकीद करता है, हुकूमत की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। 2 मिनट के लिए इस इक्वेशन से हुकूमत को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसके होने से ना होने से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। इस वक्त सिर्फ मैं और आप हैं, इस वक्त एक पेशेंट है और डॉक्टर है, क्या करें हम? अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपने सिर्फ 2 काम करने हैं, जो एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक आपने बीमारी को बीमारी समझना है। मसला ये है कि 2 चीजों से बीमारी आपके घर आ सकती है। अगर जवान आदमी बाहर जा रहा है तो वो वायरस लेके अपने बूढ़े माँ बाप के लिए घर आ जाएगा। अगर देखे भी सलमान ताहिर 4th ईयर के स्टूडेंट की डेथ हुई है, उसकी वालिदा कहती है मैं एक वर्किंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे अंदर एंटीबॉडीज है, मुझे एक्सपोजर होकर ठीक, मगर जितना मुझे एक्सपोजर हुआ शायद मैं अपने बेटे के लिए वायरस लेके घर चली गई इस वक्त। अच्छा डॉक्टर शाहिद मलिक, आप मेरे साथ ही रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर नईम मीर भी मौजूद है, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान के। नईम मीर साहब, आपका बार बार ये मुतालबा था कि SOPs के तहत कारोबार खोले जाएं। आज जब SOPs के तहत कारोबार खोले गए तो नतीजा देखा आपने कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान से रिपोर्ट हुए हैं आज। देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट होने की वजह आपके ख्याल में सिर्फ कारोबार का खुलना है, तो मेरा ख्याल है ये आपकी बड़ी महत्वपूर्ण सोच है। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, थोड़ी सी आपको इसके हवाले से और भी इसकी छानबीन करनी चाहिए। हम जब कोरोना वायरस का शिकार हुए, हमें पता लगा हमारे पास टेस्टिंग किट्स ही नहीं थी, हम टेस्ट ही नहीं करते थे। जो हमने टेस्ट करना शुरू किए, हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ी, तो उसके नतीजे में कोरोना वायरस के केसेस जो है वो बढ़ते गए। अब आ जाते हैं आपके असल सवाल की तरफ कि मार्केटों के अंदर SOPs जो हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। बिल्कुल आपकी बात में वजन है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मार्केटों के अंदर SOPs फॉलो नहीं हो रहे। अब मुझे ये बताएं कि इन SOPs पर अमल दरामद करवाना जो है ये कानूनी इख्तियार किसका है और इखलाकी इख्तियार किसका है? हमारा तो इखलाकी इख्तियार है। बिल्कुल हमारी मार्केटों की यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, आप कामयाब नहीं। कानूनी इख्तियार जो है, कानूनी इख्तियार मार्केटों पर SOPs पर अमल दरामद करवाना इंतजामिया और हुकूमत का था। और बड़ा ही इतना अच्छा और आइडियल ये सिचुएशन होती है कि ये कानूनी इख्तियार रखने वाले और इखलाकी इख्तियार रखने वाले सेम पेज पे आ जाते और वो पूरी मार्केटों के अंदर में एक मुहिम चला देते। नहीं मीर साहब, ये तो बड़ा उससे मिलता जुलता जवाब है कि अगर एक चोर कहे मैं चोरी करना तो मेरा काम है, गवर्नमेंट चाहती, पुलिस चाहती तो मुझे पकड़ सकती थी, अब नहीं पकड़ा तो मेरा क्या कसूर? नहीं, आप किस बात को किस बात के साथ नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी दुकान के अंदर कोई ग्राहक दाखिल हो, कोई आप किसी की जिंदगी चोरी कर लेते हैं ना, आप कारोबार को खोल कर। इस तरह की बातें आप रेटिंग बढ़ाने के लिए प्रोग्रामों में ना किया करें। देखें, जो बात हो ना सही वो किया करें। ये बातें नहीं मीर साहब, आप लोगों के दबाव की वजह से गवर्नमेंट ने कारोबार खोले, आप लोगों ने यकीन दिलाया गवर्नमेंट को कि हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे, गवर्नमेंट ने आप पर एतबार किया, आपने उस एतबार की धज्जियां उड़ाई। देखें, बात यह है कि एतबार की धज्जियां हमने नहीं उड़ाई, बल्कि किसी ने भी नहीं उड़ाई। असल मसला यह है कि ना हमारा कोई दबाव था, हमारा दबाव ऐसा नहीं था कि हमारे दबाव में आकर रियासत जो है उसने ये फैसला कर लिया। नहीं, रियासत खुद हमारी कमजोर मईशत रखने वाली, कमजोर अपना माशी मामलात की हामिल जो रियासत है, वो खुद दबाव का शिकार हो गई थी। बेरोजगारी के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से, बिजनेस के चलने के हवाले से, अपनी मजमूई कौमी पैदावार के हवाले से, तमाम जो हमारे मुआशी अशारिये थे वो मनफी हो गए थे इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से। और लोगों के अच्छा नहीं मीर साहब, जो मुतालबा आपका था कि SOPs के तहत हमें कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए, वही मुतालबा पाकिस्तान की जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है वो भी कर रही है कि SOPs के तहत हमें भी काम करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उन्होंने भी तालीम को कारोबार ही बना लिया हुआ है। तो आप समझते हैं कि अगर दुकानदारों को इजाजत मिल सकती है, अगर जूते फरोख्त हो सकते हैं, तो फिर इल्म क्यों नहीं? देखें, मैं तो पहले दिन से इस नजरिए और इस सोच का हामिल हूँ कि कारोबार हो या हमारा रोजमर्रा का जिंदगी का मामूल हो,
चाहे वो तालीम है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो कोई भी शोबा है। मैं तो इस नजरिए और सोच का हामिल हूँ कि हमें SOPs के तहत इसको खोलना चाहिए और हमें कोरोना के साथ जिंदा रहने की मशक करनी चाहिए और बार बार मशक करनी चाहिए। और इसमें ही तो वो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें SOPs के तहत भी कारोबार नहीं खोलने चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए, स्कूल्स भी नहीं खोलने चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी नहीं खोलने चाहिए, उनसे ज्यादा बेहतर समझा है कोरोना को आपने? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, डॉक्टर्स की राय जो है वो तिब के शोबे के वो माहिर हैं, वो अपनी तिब्बी राय जरूर देंगे तिब के मुतालिक। उनका उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो सेहत पे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो जानों पे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो जरूर बताएंगे। देखें, दुनिया के अंदर हमें रहना है तो हमें जान बचा के भी रहना है, और दुनिया के अंदर जब हमें रहना है तो हमें जिंदगी। अच्छा, एक सेकंड जरा यहाँ पर नईम साहब तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर शाहिद मलिक, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। यहाँ पर नईम मीर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो तो तिब्बी राय दे सकते हैं, लेकिन हम कमजोर मईशत की मौजूदगी में भी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते। एक जानिब कुआं है, दूसरी जानिब खाई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊं कि जब जिस वक्त कोरोना का स्प्रेड इनिशियल स्टेजेस के ऊपर था, मैंने खुद देखा है कि इनके कारोबारी लोगों ने शटर खोला है। शटर खोल के इन्होंने 15-15, 20-20 क्लाइंट दुकान के अंदर घुसाए हैं। कौम जाहल है, ये लालची है। अंदर इन्होंने घुसा के और शॉपिंग करके वो चीजें लेके अवा खवातीन लेके बाहर निकाल दी है इन्होंने। मैंने बैक डोर से, मैं खुद विटनेस हूं इसका। बात यह है कि इन्होंने SOPs मांगी थी दो तबकों ने, एक मजहबी तबका था, रमजान था, एक ये दुकानदार तबका था। सबसे बेहतरीन SOPs जहां उदय हुई है वो ये आलम लोग थे। मस्जिदों के अंदर लोगों ने नमाजें पढ़ी है 6-6 फुट के फासले के ऊपर रख के। SOP ओबे नहीं की। बिल्कुल गलत बात है डॉक्टर साहब। मसाजिद के अंदर भी SOPs के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बाकायदा हमने रमजान में जो बादशाही मस्जिद से तरावी की नमाज को लाइव कट किया है, उसमें भी 6 फीट का फासला नहीं था। मैं मान लेता हूँ। आप देखिए, ग्राफ के अंदर 5% एक्सेप्शन होती है, 10% लगा, 20% लगा ले। मेरा इशू ये है कि यहाँ इस कौम के अंदर SOPs कैसे चल सकते हैं जो जहालत का शिकार है। जहालत का हल SOPs नहीं है। ठीक नहीं मीर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि दुकानदार अपनी दुकान में अगर 15-20 कस्टमर्स को एक वक्त में अलाउ करेगा, पिछले दरवाजे से अलाउ करेगा, बाहर से शटर गिरा होगा टाइम खत्म होने के बाद, उसके बावजूद भी ग्राहक को कैटर किया जाएगा। उसके अलावा मकामी जो गश्त करने वाला पुलिस एहलकार है उससे पैसे खिलाए जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है ना? नहीं, ये बताएं, डॉक्टर साहब जो हैं ये कौन है? पहले थोड़ा सा तारुफ। डॉक्टर शाहिद मलिक इनका नाम है, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं और डिजीज को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं। नईम मीर साहब, इनको माहाना तनख्वाह मिलती है? पूछें इनसे। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, अब ये इशू ही गलत है। मैं तो ये अगर ये क्वेश्चन करूं कि इन्होंने होर्डिंग के जरिए, इन्होंने दुकान के आगे रेडियां लगा के, इन्होंने मेरी पब्लिक जो राइट ऑफ द वे को एक्सप्लॉइट करके पैसे ये लेते रहे। मैं तो एक सरकार, मैं तो आप उनके सवाल का जवाब दे देना। आपको तनख्वाह मिलती है? आपको बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है पे। जी नहीं मीर साहब, जी नहीं मीर साहब। अच्छा देखें, ये डॉक्टर साहब इनकी बात सुन ले। डॉक्टर साहब इनका सवाल सुन ले, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरा एक ऐड कर लीजिए पॉइंट। नहीं मीर साहब, सॉरी डॉक्टर साहब एक सेकंड रुकिएगा। नहीं मीर साहब, आप अपना सवाल पूरा करें। जी, मेरा सवाल इनसे ये है कि इनको तनख्वाह पूरी मिलती है? इन्होंने कहा जी पूरी मिलती है। इसका मैं रिटायर्ड आदमी हूँ जी, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे कोई मिलती है। ठीक है, आप प्लीज अपनी बात पूरी करें। अगर रिटायर हैं तो भाई पेंशन मिलती होगी आपके जरिए, आप होंगे, आपका बेटा डॉक्टर होगा, बेटी डॉक्टर होगी, कहीं नौकरी कर रहे होंगे। कारोबार तो नहीं कर रहे ना आप लोग? ठीक है, कारोबार अगर आप कर रहे हो तो आपको कारोबारी आदमी के मसाइल का इदराक हो, और आप इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू। नहीं मीर साहब, पूरी दुनिया में हुकूमतों ने जहां कारोबार बंद किए हुए हैं उन्हें कारोबारी मसाइल का अंदाजा नहीं है? जी, हम तो यही कह रहे हैं कि कारोबार जो बंद है वो सारे के सारे कारोबार खुलने चाहिए भाई। हम तो ये कह रहे हैं, ये डॉक्टर साहब को अंदाजा नहीं है मसाइल किस तरह के हैं, और आपको अंदाजा नहीं है कि कोरोना कितना बड़ा मसला है, राइट? सर मुझे बात अब ना आप बात करने देते हैं ना डॉक्टर साहब? बात सर आप अपनी बात पूरी करें। बात पूरी करने देना। अब डॉक्टर साहब ने बैठे बैठे इल्जाम लगा दिए, मेरा रास्ता रोक लिया, इन्होंने वहां से पैसा बना लिया, इन्होंने होर्डिंग कर ली। उन्होंने जनरल बात की है जो हकीकत पे मबनी है। यार आप मुझे बात ही नहीं करने देते यार, बात नहीं करने देते। जी नहीं साहब यार, आप बीच में फिर बोल पड़ते। डॉक्टर साहब ने ये बातें की, अब मैं इसका जवाब अगर ये दे दूं
कि आप जनाब 2 नंबर ऑपरेशन करते हैं, आपके बंदे ठीक नहीं होते, आप बहुत पैसा बनाते हैं, किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाए, आप डॉक्टर नहीं, आप तो कसाई हैं, फना है, ठीक है। ये फजूल और बेमकसद बातें हैं, ये फजूल और बेमकसद दलील और मंतक है। ना इनकी बात में वजन होगा ना हमारी बात में वजन होगा। वजनदार बात यह है कि जब आपको आपके काम की तनख्वाह मिल रही है और आप काम कर रहे हैं तो आपका जरिया आमदन जो है वो प्रोटेक्टेड है। ताजर का जरिया आमदन जो है वो आपने खत्म कर दिया, तो वो मजबूर हो गया कानून को तोड़ने पर, वो मजबूर हो गया रिश्वत और करप्शन देने पर। तो आपने जिस चीज की निशानदेही, फिर तो चोरी भी जायज है, फिर तो डाका भी जायज है, फिर तो कत्ल भी जायज है कि मैं मजबूर हो गया था, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। तो किस बात से मिला रहे हैं? और आपने कहा ना वो मजबूर हो गया था कानून तोड़ने पर। आप मुझे बताएं, आप एंकर हैं यहाँ पे, आप मीडिया पर्सन है, आपको भी तो तनख्वाह मिलती है, तो आप अपने घर का गुजारा करते हैं ना यार। अगर आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने तनख्वाह ना मिले तो कितनी देर आप ये बात मुझे क्या कानून तोड़ने की इजाजत देती है? नहीं, कानून जो गलत, देखिए कानून जो होता है वो कानून अवाम की ख्वाहिशात, उमंगों, रस्मों रवाज। ठीक है जी डॉक्टर शाहिद मलिक, आप इनकी बात का जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब नहीं मीर साहब आपका कमेंट बहुत लंबा था, आपका कमेंट बहुत लंबा था, आपकी बात सुनी गई है, डॉक्टर साहब उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मुझे ये सेगमेंट वाइंड अप करना है। जी डॉक्टर साहब। नहीं, मैं वैसा बात यह है कि गैर कानूनी रवैये और बदतमीजाना रवैयों का तो किसी, मैंने जनरल बातें की हैं। मुझे बताएं, आप सड़क पे जाके निकले, मुझे बताएं किस सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं की हुई इन कारोबारी लोगों ने, किस सड़क के ऊपर गाड़ियां खड़ी करके ये लोग नहीं बेचते, किस सड़क के ऊपर जाके उनका ये जो सवाल है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, कि जब आपको पेंशन या तनख्वाह मिलती है। मैं जवाब देता हूँ उसका। देखिए मेरी बात सुने, एक रेगुलर इनकम जो मुझे आ रही है, स्टेट ने इनको भी रेमेडी दी है, इनके बिल माफ किए हैं। मुझे डोमेस्टिक बिल आया पूरा, इनके ऊपर बिल माफ किए गए, कारोबार किए हैं, तो ये तो एक रेसिप्रोकेट रिलीफ होता है ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मीर साहब आपका। नाज़रीन, इन दोनों की गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगाया होगा कि पाकिस्तान में इख्तलाफ राय करना काफ़ी मुश्किल काम है, और उन दिनों में तो ज़्यादा मुश्किल काम है जब वबा भी फैली हो और एक जानिब कुआं हो और दूसरी जानिब खाई हो। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। इस वक्त बात करते हुए नईम मीर साहब का, जो कि ताजिर रहनुमा है, उनका ये कहना था कि तमाम कारोबार SOPs के तहत खुलने चाहिए, जबकि डॉक्टर शाहिद मलिक जो कि एपिडेमोलॉजिस्ट थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत को सख्त लॉकडाउन पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। हम ये बात आदाद शुमार के जरिए साबित कर सकते हैं कि 4 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर औसतन 4000 केसेस रिपोर्ट हुए। 4 मई को पाकिस्तान के अंदर ये केसेस की तादाद बढ़कर 20,000 हो गई, और आज 4 जून को ये तादाद बढ़कर 85,000 हो चुकी है। और पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान में, यानी 5,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। एहसन नाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोरोना के हवाले से जो इकदामात करने चाहिए थे गवर्नमेंट उसमें नाकाम रही है? वैसा बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर बोलने का मौका दिया। हुकूमत ने तो अपनी तरफ से जो भी इंतजाम किए हैं ना, कोरोना को कम करने के लिए, कोरोना को खत्म करने के लिए, मेरी दृष्टि में वो सारे नाकाम गए। क्योंकि अब जिस तरीके से इमरान खान साहब ने 1 महीने लोगों को 1,20,00,000 लोगों का हम इनको ये 12,000 रुपया देंगे, अच्छा, उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि अब तक कई लोग ऐसे हैं जिनको 12,000 रुपया नहीं मिला। अच्छा, उसकी वजूहत क्या है? किसी के निशान नहीं है, कि कुछ नहीं है, कि कोई इन्होंने सिर्फ वो बेनजीर स्पोर्ट वाला डाटा उठाया और उन लोगों को दे दिया, बाकी उसमें कोई नए लोग शामिल नहीं हुए जो इफेक्टिव थे। अब दूसरी बात है कि ये कोरोना ऐसी बीमारी है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के ज़हन में ये डाल ही नहीं सकी ये बीमारी है। हर बंदा जो गुफ्तगू कर रहा था वो कहता है ये ड्रामा है, क्योंकि अवाम के लिए सयाहती मकामात बंद किए गए थे और खुद वजीर आजम नथिया गली में थे। यही तो बात है ना, ये जुबानी बातें सारी हैं। वो जो सुख, अब SOP आप खुद देख लें,
जितनी इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जितने इनके इजलास हो रहे हैं, उनमें SOPs होते हैं, 7 लोग। और आज फैसलाबाद में एहसन साहब, जिले इंतजामिया के कहलकार ने पुलिस की मौजूदगी में एक चिंची ड्राइवर को थप्पड़ मारे कि उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। नहीं, वो बातें आपकी सारी बजाय है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये अपोजिशन भी और हुकूमत दोनों ही ना अलग अलग राय रखती है। अब जैसे अपने शहबाज शरीफ साहब थे, वो कह रहे हैं मैं इस वक्त वो अलहदी में रह रहा हूँ, मैंने बाहर नहीं निकलना, कोरोना है, मैं नैब के सामने नहीं जा सकता। लेकिन आपने देखा कल वो कैसे लाओ लश्कर के साथ हजारों लोगों के साथ आए। इसलिए ये सारी जुबानी और बेमानी मामला में मुलव्वस है। तो फिर एक आम आदमी क्या करे अगर गवर्नमेंट उसको रिलीफ नहीं दे रही? एहसन साहब, एक आम आदमी क्या करे? मैं यही गुजारिश करने लगा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में अगर रिलीफ नहीं है, वो कोरोना का मरीज है, वो हार्ट का मरीज है, या किसी उसने छोटा मोटा कोई जुर्म किया है, उसको रिलीफ नहीं मिलता। जबकि यहाँ पर जो माफिया है, अशराफिया है, वो हुक्मरान हो या अपोजिशन लीडर हो, उन सबको अवाम के लिए ना एक वो दुमदार सितारा बनाया हुआ है। ये चमकते सितारे हैं, इनके हालात कुछ और हैं, गरीबों के हालात कुछ और हैं। सही बात। अभी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कोरोना के बारे में भी जो गरीब मरीज होता है उसके लिए SOPs और है, और जो हुकूमती मरीज होता है या कोई बड़ा तगड़ा मरीज होता है उसके लिए SOPs और है। अब आप जिस मर्जी में अस्पताल पे चले जाए, आप वो सेंटर में चले जाए, आप किसी जगह भी चले जाए, आपको 2 राय पाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन नाज साहब आपके कीमती वक्त के लिए। उनकी बात बिल्कुल सही थी कि पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए SOPs अलग है और एक खास आदमी के लिए SOPs अलग है, और ऐसे में हर आदमी को इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग इनफरादी तौर पर और अपनी फैमिली की सतह पर लड़नी है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।